हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसका नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने, यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है दोस्तों, लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे अर्थात विद्युत फ्लक्स को फाई या साई से सूचित किया जाता है। फाई या साई से सूचित किया जाता है। जैसे कि हमने देख लिया, एक क्लोज सरफेस ले लिए जिसका नाम दे दिए क्या? एस। जिसका नाम क्या दे दिए? एस। इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिए, क्लोज सर्किट का, जिसका नाम क्या दे दिए? एस। इसके कारण जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसका जो एंगल है यह क्या? थीटा। फाई बराबर एक फार्मूला हमें प्राप्त होता है कि ई डॉट डी एस कॉस थीटा। फाई बराबर एक फार्मूला प्राप्त हो गया कि ई डॉट डी एस कॉस थीटा। इसके आगे देखते हैं तो कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और क्षेत्रफल, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कि सदिश के अदिश गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, को हम विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स का एक और परिभाषा हमें प्राप्त हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल ए के सदिश के अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसके आगे देखते हैं तो कहता है दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, हमेशा अदिश रहता है। अगर दो सदिश से अगर उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वह हमेशा अदिश ही होगा। इसके आगे देखते हैं तो कहता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। सबसे पहले हमें एक फार्मूला प्राप्त हुआ था। फार्मूला क्या था? तो फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। सबसे पहले निकालना है किसका? तो ई का क्या होता है? एसआई मात्रक। तो ई का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है। अब यहाँ से देखते हैं, अब बचा क्या? डॉट में डी एस। ये तो क्या है दोस्तों? ये इसका तो कोई एसआई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका कोई न तो डायमेंशन होता और न ही। देखते हैं आगे तो कहता है ये क्या? डीएस क्या है? तो एरिया है। अर्थात एरिया को ए से इंडिकेट करते, इसका जो सही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई कर दिए मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ? तो ये मीटर से 1 मीटर समाप्त हो गया, तो बच गया क्या? वोल्ट मीटर। अर्थात हमें ये एसआई मात्रक प्राप्त हो चुका है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। दूसरा देखते हो तो कहता है कि ये न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटे कूलम। अर्थात दूसरा एसआई मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसके आगे देख लेते हैं डायमेंशन। हमारे पास दो एसआई मात्रक है, पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और दूसरा वोल्ट मीटर। अब इसका डायमेंशन देखते हैं तो सबसे पहले न्यूटन का क्या होता है? तो ml टी के पावर -2 होता है। ml टी के पावर -2 ये। अब देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर का तो लिख दिए। अब बचा क्या? कूलम का क्या होता है? 80। जब यहाँ देखते हैं m की पावर वो कुछ नहीं तो 1 है, l के पावर क्या हो जाएगा? तो यहाँ थोड़ा सा
देखना है कि न्यूटन का तो यहाँ लिख दिए, लेकिन एक यहाँ छूट गया, एक यहाँ छूट गया। क्या छूट गया? तो हम मीटर स्क्वायर का नहीं लिखे, जो मीटर स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर, यहाँ छूट गया। अब देखिए एम का एम लिख दिए, एल का क्या? एल गुने एल स्क्वायर, L3 हो गया। अब बट टी का क्या होगा? तो टी के पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, टी के पावर -2 और प्लस -1 कितना आ जाएगा? टी के पावर -3। ऐसे टी के पावर ऊपर कितना है? -2 है और नीचे से जाएगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। और दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जैसा ही इसको ऐड करेंगे तो टी के पावर -3 आ जाएगा, टी के पावर -3। अब ए के पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, हमने यहाँ क्या किया? तो न्यूटन का लिख दिया ml² टी के पावर -2, लेकिन मीटर स्क्वायर का नहीं लिखे, जो कि यहाँ मिस्टेक लिखा गया। मीटर स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर। अब देखें एम लिख दिए, एल के पावर 1 है, अब एल के पावर 2 है, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, एल के पावर 3 हो जाएगा। टी के पावर ऊपर 2 है, नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ए के पावर -1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं कुछ स्पेशल केस। कहता इफ अगर थीटा के बराबर 0 रखते, अगर थीटा की जगह 0 रखते तो क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला था φ बराबर E.ds cos थीटा, E.ds cos थीटा। φ बराबर E.ds cos 0 डिग्री, थीटा जगह क्या रख दिए? 0 डिग्री। और हमें पता है कि cos 0 का मान क्या होता? 1 होता, अर्थात हमारा जो मान आ गया वह φ बराबर E.ds। कब? जब थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तब। आगे कहता है दूसरा नंबर की इफ अगर थीटा की जगह हम रखते हैं 90 डिग्री तो क्या होगा? तो थीटा जगह क्या रख दिए? 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है? 0। 0 में कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं क्या बना देता? 0 बना देता, अर्थात φ बराबर 0। अर्थात जब थीटा यानी एक दूसरे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो वहाँ विद्युत फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा, शून्य हो। इसके आगे देखते तो कहता है कि इफ़ थीटा के बराबर 180 डिग्री, अगर थीटा की जगह हम 180 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा? तो थीटा की जगह क्या रख दिए? 180 डिग्री। और हमें पता है कि 180 डिग्री cos 180 डिग्री का -1 होता है, और कोई भी संख्या में -1 को गुना करते हैं तो उस संख्या को माइनस कर देता है, अर्थात φ बराबर -E.ds। इसके आगे एक पॉइंट बनाता है कि विद्युत फ्लक्स जो है वह धनात्मक भी होता है। जब हम थीटा की जगह 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री, तो क्या हमारा विद्युत फ्लक्स जो आ गया E.ds, जो कि क्या? धनात्मक है। उसके बाद मैंने क्या किया? 90 डिग्री रखा, तो 90 डिग्री रखने के बाद क्या आ गया कि हमारा जो φ का मान आ गया, φ का मान जो आ गया वह 0 आ गया, अर्थात शून्य आ गया। अगर हम 180 डिग्री थीटा की जगह रखें तो हमारा मान जो आ गया -E.ds आ गया, जो कि क्या है? ऋणात्मक। इससे हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अगर किसी भी सरफेस का अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उस सरफेस का क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन E.ds cos थीटा, E.ds cos थीटा। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, गॉस का थ्योरम। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गॉस का थ्योरम क्या है, गॉस का थ्योरम क्या, इसका 4-5 एप्लीकेशन है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझना है कि गॉस प्रमेय क्या होता है, उसके बाद आगे एप्लीकेशन को देखेंगे इसका। इसमें पहले समझना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो हमें पता है कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है φ बराबर E.ds cos थीटा, ये हमें पता है। कहता उस परिबद्ध कुल आवेश, अगर इस सर्किट ये एक ले लिए क्या? क्लोज सरफेस ले लिए, इस सरफेस में अगर क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज का क्या हो जाएगा? 1/ε0 गुना हो जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया कि एक बंद पृष्ठ है, इस पर क्या करना?
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम बताए थे कुछ सरफेस का क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, उसके बाद ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे इप्सिलॉन नोट। कैसे, तो ये फाई बराबर क्यू, इस क्लोज सरफेस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज दे दिए, तो क्यू क्या कहता है, कुल आवेश क्यू है का 1/ε0 क्या होता है, गुना होता है, 1/ε0 क्या होता है, गुना होता है। यहाँ से क्यू मल्टीप्लाई 1 क्यू बटे इप्सिलॉन नोट, यही होता है गॉस का प्रमेय। अब देखते हैं कि इसको प्रूव्ड कैसे करते हैं, व्यंजक किसको प्रूव्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्लोज सरफेस को ले लिया, बंद पृष्ठ को ले लिया और जिसका नाम दे दिया एस, ये समझ में आ गया। ये क्लोज सरफेस के अंदर एक बिंदु ओ ले लिए और इस बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज को रख दिए। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है और जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और इस सरफेस पर एक अल्पांश को ले लिए, कल्पना कर लिए, जिसका नाम मैं रख दिया क्या, ds। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम मान लिए क्या, थीटा। ये समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना है जो मैंने चित्र में किया उसको क्या करना, यहाँ लिखें कि माना एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सतह पर एक अल्पांश ds की कल्पना की है। मैंने जो किया उसको क्या कर दिए, लिख दिए। अब कहता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम याद करेंगे कूलॉम का नियम। हमारा क्या था, यहाँ O था, इससे R दूरी पर एक बिंदु P था और R दूरी पर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ था प्लस क्यू चार्ज, ये पहले चित्र में हम देखे थे। ये कुछ सरफेस ऐसा था, कुछ सरफेस ऐसा था। अब देखेंगे क्या किए कि E बराबर 1/4πε0 और एक ही चार्ज है तो क्या कर दिए Q, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगा उसको वर्ग कर देंगे। ये कूलॉम के नियम में हम पढ़े थे, इसको क्या कर दिए, दूरी का स्क्वायर कर दिए, अर्थात आ गया E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। इसके आगे देखते हो तो कहता है छोटे से अल्पांश ds के कारण P पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds cos थीटा, कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ अब पूरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम जानते हैं दोस्तों जैसा ही बोलेगा पूरे सतह पर तो क्या कर देंगे, इस पर क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे, सरफेस पर क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहाँ क्या लगा दिए, फाई बराबर सरफेस पर क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिए और E डॉट ds cos थीटा, ये मिस्टेक लिखा हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बराबर सरफेस पर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds cos थीटा। यहाँ पे जो लिखा गया है Q/ε0 इसके जगह पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा। E डॉट ds cos थीटा, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्लोज इंटीग्रेशन को लगा देना है और यहाँ पे इंटू cos थीटा आ जाएगा, बराबर Q/ε0, मिस्टेक लिखा गया। अब इसके आगे क्या किए, तो E बराबर मान रख दिए, क्या रख दिए, तो E बराबर हमारा मान है 1/4πε0 Q/r²। इसके जगह हमने इसका मान क्या कर दिए, रख दिए। उसके बाद डॉट है क्या है, ds लिख दिए, उसके बाद डॉट cos थीटा लिख दिए। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या, इसके आगे क्या होता। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे कि फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस का 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। आगे कहता है कि ds cos थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ये ds आ गया और ये cos थीटा और बटे r², अर्थात इतना बोल रहा है, इतना
बोल रहा है। कहता छोटे से अल्पांश के कारण बना कोण, अर्थात इतना की जगह हम मान लिए क्या डी ओमेगा, अर्थात इतना की जगह हम क्या लिखेंगे डी ओमेगा। अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन में कि जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से क्यू निकाल लिए और 4/ε0 यानी Q/4πε0 को क्या कर लिए बाहर निकाल लिए। तो बचा क्या ds cos θ/r², जिसको हम मान चुके हैं क्या डी ओमेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हो तो कहता है फाई बराबर Q/ε0 इसको लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। अब जहाँ ओमेगा क्या है तो सॉलिड एंगल है बराबर 4 पाई, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे 4 पाई। जब हम ओमेगा की जगह क्या कर दिए 4 पाई को रख दिए तो क्या हुआ ये 4 पाई क्या हुआ कट गया, हमें प्राप्त हो गया कि फाई बराबर Q/ε0। यही हमको क्या करना था प्राप्त हो गया फाई बराबर Q/ε0। इसके आगे देखते हैं क्या कहता है गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान देना कि जो गॉस का नियम होता है फाई बराबर Q/ε0 वह बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, चाहे उसका जो आकार आकृति कुछ भी हो, इस प्रकार से वो सिर्फ वह बंद होना चाहे तो उस पर गॉस का नियम क्या हो जाएगा लागू हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं तो कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण होता है, लेकिन विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठों के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना। कहता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता वह सभी आवेशों के कारण होता है, चाहे वह सरफेस के बाहर हो या अंदर हो, सबके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। लेकिन जो विद्युत फ्लक्स होता वह सिर्फ बंद पृष्ठों के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होता है। जैसे देख सकते हैं नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q नेट बराबर, यहाँ मान लिए एक सरफेस क्लोज सरफेस ले लिए, चारों तरफ से क्या क्लोज है, इसमें Q1 Q2 Q4 Q7 मान लिए इतना चार्ज, Q1 + Q2 + Q3 डॉट Qn तक, इसमें n तक मान चुके। अब देखें अगर इसका फाई निकालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित टोटल चार्ज इसके पहले हम पढ़े थे कि उपस्थित टोटल चार्ज उसमें पढ़े थे Q, और इसका क्या होता 1/ε0 गुना होता। लेकिन इस सरफेस के अंदर उपस्थित कितना चार्ज है, इतना चार्ज है Q1 Q2 Q3 डॉट Qn तक, इसका क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा कितना तो Q/ε0। यहाँ नेट आ जाएगा नेट, अर्थात फाई बराबर Q नेट/ε0, इसका गुना हो जाएगा 1/ε0 तो फाई बराबर Q नेट/ε0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन।